महासंग्राम 2024 का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। मुस्लिम आरक्षण पर विवाद के बीच लालू यादव के बयान पर संग्राम छिड़ गया है। लालू यादव ने खुलकर मुस्लिम आरक्षण की मांग कर दी है। लालू ने मुस्लिम आरक्षण का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। लालू के बयान पर पीएम मोदी ने कहा, इंडिया गठबंधन के साजिश की पोल खुल चुकी है, यह हिंदुओं का हक छीनकर मुसलमानों को सौंप देंगे। दलितों पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जिस मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र से उठाया था, कांग्रेस पर ओबीसी से हक छीनकर मुस्लिमों को देने का आरोप लगाया था, उस आरोप पर भले ही कांग्रेस खामोश हो, लेकिन अल्पसंख्यकों को साधने के लिए अब लालू यादव ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। मुस्लिम आरक्षण को सही ठहराया है। लालू यादव ने कहा, वो तो संविधान ही खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ही समाप्त करना चाहते हैं, मुस्लिमों को आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। यानी विपक्ष के जिस एजेंडे की बात बीजेपी ने की, उसे लालू यादव ने कबूल कर लिया। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। हिंदुओं से इतर मुस्लिमों के लिए दरिया दिली इंडी गठबंधन की पोल खोलने के लिए काफी है। तभी पीएम मोदी ने कहा, खतरनाक साजिश की पोल खुल चुकी है। तो सीएम योगी ने कहा, ये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। भारत के विभाजन की आधारशिला इनके द्वारा रखी जा रही है, जिसको मतदाताओं को जिस पर अपना जवाब देना चाहिए और इनको पुरजोर इनको जवाब देते हुए इनको नकारना चाहिए। मुस्लिमों को आरक्षण की पैरवी करने पर अब आरजेडी के साथ कांग्रेस भी बीजेपी के निशाने पर है, क्योंकि यही वो मुद्दा है जिसके नाम पर विपक्ष खास धर्म के वोट बैंक की राजनीति कर रही है। और इसकी संभावना पीएम मोदी ने पहले ही जता दी थी, जो अब लालू यादव की जुबान पर आ चुका है। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। स्पष्ट तौर पर है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, ओबीसी और अति पिछड़े के आरक्षण को काट के नहीं देना चाहिए। मंडल कमीशन में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही गई। लालू जी ने जब स्वयं मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आरक्षण में मुसलमानों को डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने का। खैर, हिंदुओं का हक छीनकर मुस्लिमों को आरक्षण देना कहां तक सही है, ये सवाल बीजेपी पहले ही उठा चुकी है। पीएम मोदी कह चुके हैं, इसका इम्प्लीमेंट कर्नाटक में कांग्रेस कर चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या वोट बैंक के लिए, अल्पसंख्यक के लिए बहुसंख्यक को नीचा दिखाया जा रहा है? क्या SC, ST, OBC के हक को छीनने की प्लानिंग हो रही है, जैसा बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तीसरे चरण के मतदान के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने राम मंदिर को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि सियासी गलियारों में बखेड़ा खड़ा हो गया।
राम गोपाल यादव ने न सिर्फ राम मंदिर को बेकार बताया बल्कि उन्होंने राम भक्तों का भी अपमान किया। अब इसी बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वो मंदिर तो बेकार का है, वो मंदिर तो बेकार का है। राम मंदिर विश्व भर के सनातनियों की आस्था का केंद्र है, सनातन संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन इस राम मंदिर के खिलाफ एक नई पटकथा तैयार हो चुकी है। इस पटकथा के लेखक कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव हैं, जिन्होंने राम मंदिर के नक्शे को पहले तो गलत बताया और फिर राम मंदिर को ही बेकार बता दिया। हम रोज राम के दर्शन करते हैं पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है, बेकार का है। और क्या मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। नक्शा ठीक नहीं बना, उसका वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को। राम गोपाल यादव ने यह बयान उस वक्त दिया जब सैफई में पूरा यादव परिवार मौजूद था और वोट डाले जा रहे थे। इसीलिए बीजेपी को बैठे बिठाए राम गोपाल यादव ने नया मुद्दा दे दिया। सीएम योगी ने भी राम गोपाल यादव के बयान की निंदा की और कहा, ये राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग सिर्फ लोक भावना को आहत पहुंचाने वाले हैं। इन दोनों का जो चरित्र है यह हिंदू विरोधी है और राम विरोधी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले लोग ये लोग हैं। राम गोपाल यादव ने न सिर्फ राम मंदिर पर सवाल उठाए बल्कि उन्होंने सनातनियों का भी अपमान किया है और ऐसे ही आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने कहा इंडी गठबंधन वाले आए दिन हिंदू धर्म के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो वहीं राम गोपाल यादव की बहू अपर्णा यादव ने कहा, ऐसी अभद्र टिप्पणी ठीक नहीं। सर्वप्रथम तो मैं यह सवाल करना चाहती हूँ कि उनको इस प्रकार की जानकारी किसने दी है, और दूसरी बात है क्या उनको वास्तु का नॉलेज है। तीसरी बात मैं ये कहूँगी, जहाँ पर हमारे इष्ट श्री राम हैं, प्रभु राम हैं, वहाँ पर किसी भी तरीके का वास्तु दोष या समस्त दोष जिसमें ख़त्म होते हैं उसी का नाम राम है। हमारे भारत का आदर्श जो है राम है, संस्कार राम है। इस प्रकार की विवेचना करना इतने भव्य मंदिर के लिए जो कि बहुत ही मन से बना है और सबके सहयोग से बना है, हर भारतीय का सहयोग है, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े नेता को करनी चाहिए। राम मंदिर पर किस प्रकार से ये लोग अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों ने 500 वर्ष का इंतजार किया तब राम मंदिर आया, परंतु आज वो कह रहे हैं राम मंदिर बेकार है। क्या किसी और धर्म के स्थल के बारे में ऐसा बोला जा सकता है? कतई नहीं बोला जा सकता, ना बोला जाना चाहिए। पर केवल हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, ये बन चुका है इंडी अलायंस का चरित्र। परंतु करोड़ों राम भक्तों की आस्था और उनकी पूरी के पूरे विश्वास पर चोट करने वाला ये बयान, अपमानित करने वाला ये बयान, ये राम विरोधी चेहरा है समाजवादी पार्टी का। यानी प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अखिलेश यादव का अयोध्या नहीं पहुंचना, कांग्रेसियों का विरोध जताना और इंडी गठबंधन के साथियों का राम मंदिर पर बार बार सवाल खड़े करना बताता है सनातन के अपमान की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। सिर्फ वक्त वक्त पर इसके किरदार बदलते जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग पूरी हो गई। अब सभी की नजरें 13 मई को होने वाले चौथे फेज और उसके बाद के बचे 3 चरणों पर टिकी हैं। लेकिन अभी से ही जीत का दावा प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। मध्य प्रदेश के चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने बड़ा दावा किया है कि विपक्ष 3 फेज में ही धराशायी हो चुका है।
देश में लोकसभा चुनाव का तीसरा फेज खत्म हो चुका है। इसके साथ ही 543 में से 283 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। मतलब ये कि आधा चुनावी समर सिमट गया। लोकसभा चुनाव 2024 में पहले फेज में 102 सीट पर मतदान हुआ, दूसरे फेज में 88 सीट पर वोटिंग हुई, जबकि तीसरे फेज में 93 लोकसभा सीट पर वोट डाले गए। करीब आधी लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है। चुनावी रण में एक तरफ एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला है, तो दूसरी ओर तमाम विपक्षी पार्टियां हैं। पीएम मोदी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने बड़ा दावा किया कि विपक्ष अब तक के चुनाव में ध्वस्त हो चुका है। पहले चरण में विपक्ष पस्त पड़ गया था, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया था। आज तीसरे चरण के बाद जो इधर उधर कुछ छोटे छोटे टमटमते तारे दिखाते हैं, तारले दिखते हैं, वो भी अब अस्त होना तय हो जाएगा। अपनी सरकार की जीत को लेकर बेहद आश्वस्त पीएम मोदी ने एक बार फिर हुंकार भरते हुए लोगों से नारा लगवाया, फिर एक बार मोदी सरकार। पूरे देश ने ठान लिया है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे एक के बाद एक फेज में शिफ्ट हो रहा है, सियासी पारा और भी गर्म होता जा रहा है। जीत के दावे सभी की ओर से किए जा रहे हैं, पर अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार का नारा देकर पीएम मोदी ने विरोधियों पर अभी से ही मानसिक बढ़त लेने की रणनीति बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड के कैश कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। रांची में ईडी की रेड आज भी जारी है। आज फिर ईडी की तरफ से करीब 1.5 करोड़ कैश बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के घर ईडी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और आज ईडी की टीम ने रांची में 3 से 4 जगहों पर छापेमारी की। इससे पहले कल देर रात तक हुए सर्च ऑपरेशन के बाद झारखंड के मंत्री के ओएसडी संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था। झारखंड के कैश कांड पर प्रवर्तन निदेशालय का चाबुक। ईडी की गिरफ्त में आलमगीर के ओएसडी संजीव लाल के नौकर जहांगीर को भी ईडी ने किया गिरफ्तार। ये नोटों का नहीं, भ्रष्टाचार का पहाड़ है। भ्रष्टाचार के इसी पहाड़ को ढहाने के लिए ईडी ने अपने एक्शन को और तेज कर दिया है। खबर है कि झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि संजीव लाल के घरेलू सहयोगी जहांगीर आलम को भी ईडी ने अपने शिकंजे में कस लिया है। जानकारी के मुताबिक जहांगीर आलम के घर से ही ईडी को 35 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद हुए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड सरकार अब तक इस कैश कांड की कहानी से अनजान है। सुनिए झारखंड के सीएम ने क्या कहा। चलिए वो सब तो अभी हमको जानकारी नहीं। सोचिए, ये मामला सीधे सीधे झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ा है, लेकिन लगता है कि सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी है। वो भी तब जब मंत्री के ओएसडी संजीव लाल के घरेलू सहायक जहांगीर आलम के घर से नोटों का ऐसा पहाड़ बरामद हुआ कि नोटों को गिनने के लिए 8 मशीनों का सहारा लेना पड़ा। 16 घंटे से ज्यादा समय तक चली छापेमारी में जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थी और एक एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही थी कि सियासी मिलीभगत में भ्रष्टाचार की जड़ें कहां-कहां तक फैली हो सकती है। निश्चित रूप से इतने बड़े पैमाने पर एक जगह जैसा कि आपने जानकारी दी, कैश का होना ये साफ दिखता है कि राज्य के अंदर किस तरह से राज्य के लोगों का, युवाओं का, गरीबों का हकमारी होता है और राज्य की जनता को ये महसूस निश्चित रूप से जनता करती है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है।
दरअसल इस मामले की जड़ें झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़ी हैं, जिनके भ्रष्टाचार और कारगुजारियों की जांच ने ईडी को मंत्री आलमगीर आलम के दरवाजे तक पहुंचा दिया। यही वजह है कि कांग्रेस के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ऐसा है तो कानून अपना काम करेगा और इस तरीके के मामलात में कभी भी विपक्ष कोई सवाल नहीं उठाता है। अगर कोई गुनाहगार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम हमेशा सिर्फ इतना कहते हैं कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय इस मामले के एक एक सिरे को पकड़कर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से नोटों की गड्डियों का ये पहाड़ बरामद हुआ है वो अपने आप में साबित कर रहा है कि भ्रष्टाचार की ये चेन बेहद लंबी है। वहां उनका अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। वो अहमदाबाद में सुबह सुबह वोटिंग के लिए पहुंचे। मोदी अहमदाबाद की जनता के साथ भी बेहद गर्मजोशी के साथ मिले। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों के साथ उन्होंने बातचीत की। जहां उन्होंने ऑटोग्राफ दिए तो वहीं वो बच्चों के साथ खेलते हुए भी नजर आए। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। वो जहां भी जाते हैं उनका हमेशा अलग ही अंदाज नजर आता है। लोकसभा चुनाव के लिए वो समय समय पर लोगों से वोटिंग करने की अपील करते रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए वो अपनी गृह राज्य गुजरात पहुंचे। अहमदाबाद में उन्होंने अपना वोट डाला। सुबह सुबह पीएम मोदी अपने काफिले के साथ अहमदाबाद के पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सभी ने पीएम का अभिवादन किया। पीएम ने भी अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी अहमदाबाद में भी अलग अंदाज में दिखे। एक तरफ वोटरों से वोट देने की अपील कर रहे थे तो वहीं अहमदाबाद की जनता से वो काफी गर्मजोशी के साथ मिले। पीएम मोदी ने अहमदाबाद की निशान विद्यालय पोलिंग बूथ पर जाकर वोट दिया। लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी है। मेरा गुजरात में मतदार के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं। पीएम मोदी जब भी छोटे बच्चों को देखते हैं तो वो उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। मौके पर एक परिवार वोटिंग करने पोलिंग बूथ पर पहुंचा था। वो अपने छोटे बच्चे को भी साथ लेकर आए थे। पीएम मोदी ने जैसे ही बच्चे को देखा वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे उछालते दिखे। इसी दौरान पीएम मोदी एक छोटी बच्ची से मिले। उसके सिर पर हाथ रखते हुए दुलार किया। बच्ची भी बेहद खुश नजर आई। तभी एक बुजुर्ग महिला ने पीएम मोदी को राखी बांधने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने अपना हाथ आगे कर दिया और बुजुर्ग महिला से राखी बंधवाई। इसके बाद पीएम मोदी ने सिर झुकाते हुए हाथ जोड़े और फिर वहां से सभी को प्रणाम किया। इस बीच एक एनएसजी कमांडो पीएम की सुरक्षा में तैनात था। पीएम मोदी लोगों के करीब थे तो वो लोगों को रोक रहा था। इसी बीच पीएम मोदी ने कमांडो से रुकने को कहा और लोगों के बीच चले गए। वहीं दर्शक दीघा में पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। तभी वहीं पर अलग तरह की तस्वीर नजर आई। लोग उनकी तस्वीर बनाकर लाए थे। लोगों ने पीएम से अपना ऑटोग्राफ देने को कहा तो पीएम मोदी ने भी उनकी बात मान ली। पीएम मोदी ऑटोग्राफ देने लगे। इसी बीच दर्शक दीघा में एक लड़की हाथों में मेहंदी लगाकर पहुंची थी। पीएम लड़की से बात करते हुए दिखे और उसकी कलाई में ऑटोग्राफ दिया।
वहां पर मौजूद लोग पीएम को अपने बीच पाकर खुद को रोक नहीं पाए। पीएम की तस्वीर मोबाइल कैमरे में कैद करने लगे। पीएम मोदी की यही कला उन्हें लोगों के बीच अलग स्थान दिलाती है। पीएम एक दिव्यांग से भी मिले, उससे बात करके आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज देश में तीसरे चरण के चुनाव के दौरान 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोग अलग अलग अंदाज में मतदान केंद्रों पर पहुंचे और वोटिंग की। गिर सोमनाथ में धमाल नृत्य के साथ साथ वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे, जबकि राजकोट में ढोल नगाड़ों के बीच ग्रामीणों ने वोट डाला। तो वहीं बनासकांठा में भी ढोल नगाड़ों के साथ मतदान किया। वहीं इसके अलावा समुद्र किनारे बसे द्वारका में रूपेण बंदरगाह के मछुआरों ने कतार में खड़े होकर मतदान किया। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से इस्तीफा दे चुकी राधिका खेड़ा और अभिनेता शेखर सुमन दोनों बीजेपी में शामिल हो गए। राधिका खेड़ा और शेखर सुमन ने दिल्ली स्थित बीजेपी के हेडक्वार्टर में पार्टी की मेंबरशिप ली। वहीं शेखर सुमन की राजनीति में यह दूसरी पारी होगी। उन्होंने 2009 का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब सीट से लड़ा था, लेकिन उन्हें बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा से हार का सामना करना पड़ा था। शेखर सुमन ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा कि मुझे कल तक नहीं पता था कि मैं आज यहां बैठूंगा, क्योंकि जिंदगी में काफी कुछ जाने अनजाने में होता आया है। मैं यहां बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आया हूं और मैं सबसे पहले ईश्वर का आभार जताऊंगा कि उन्होंने मुझे यहां तक आने का आदेश दिया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, राधिका खेड़ा और साथ ही साथ शेखर सुमन, इन दोनों को ही पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। आज मैं अगर आपके समक्ष यहां बैठी हूं तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी की सरकार है, जिसके संरक्षण में मैं आज यहां पहुंच पाई। वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए, रामलल्ला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुंच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहां नहीं मिलता। आदरणीय मोदी जी के सानिध्य में जो हमारा देश पिछले 10 सालों से गतिशील है, विकासशील है, जहां अवस्था भी बदल रही है, व्यवस्था भी बदल रही है, तकदीर भी बदल रही है, तस्वीर भी बदल रही है, दशा भी बदल रही है और दिशा भी बदल रही है, उसमें शामिल होना, उस प्रवाह में, उस ऊर्जा में हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो ताकतें हैं, जो करना चाहती हैं, उनका आप हाथ बटाएं। भले ही आप एक अदने से इंसान हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला है